भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुख्यमंत्री जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। ताली बजा करके खूब स्वागत करें, सम्मान करें। नमो सवंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षरोर्बाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः। आप सब बैठे रहें, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास वहीं पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जन नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, लोक नेता हैं। जहां जाते हैं जन जन के पास जाकर स्वयं मिलते हैं। आज का ये भव्य कार्यक्रम, आज का ये पावन दिन, आज का ये पुण्य दिन कि हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के शिविर का शुभारंभ करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलन के द्वारा। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों में पुष्पांजलि कर रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का भावभीना स्वागत कर रहे हैं। सबको मेरा सत प्रणाम और डॉक्टर प्रणव पांड्या जी को हजार हजार बार प्रणाम। हम लोग जो कार्यक्रम है वो तो विधिवत उस पर जैसा मन से आज्ञा होगी बात करेंगे, मगर हमारे देश की राजनीति में कभी कभी बड़े चमत्कार होते हैं। जो चीज़ें अपेक्षित नहीं होती हैं वो चमत्कार होते हैं। डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने भी एक चमत्कार किया। हम जब आज देख रहे हैं कि लोग राजनीति में पदों के लिए सारी मर्यादाओं को तार तार कर दे रहे हैं, संविधान को तार तार कर दे रहे हैं, कुछ भी कर गुजरने के लिए आमदा हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने मन में कल्पना भी नहीं की होगी। और मैं स्वयं कहूँ तो मैं गुलदस्ता तैयार कर रहा था और बधाई देने के लिए उनको टेलीफोन करने जा रहा था। किसी कारणवश थोड़ी सा विलम्ब हो गया। तब तक समाचार यह आया कि उन्होंने बहुत नम्रता से धन्यवाद देते हुए ये कह दिया है कि मैं किसी दूसरे बड़े मिशन पर लगा हुआ हूँ और मैं उसी मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो ऐसी अद्भुत घटनाएं बहुत कम होती हैं।
इसलिए मैं पूरे राज्य की तरफ से, पहले तो राज्यसभा में नामजद होना ही हमारे राज्य के लिए एक सम्मान का विषय था, और उसमें जो अद्भुत कदम डॉक्टर साहब ने उठाया, गायत्री समाज ने उठाया, मैं उसके लिए सारे राज्य की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपकी इजाज़त लेकर के, मंच के संचालक महोदय की इजाज़त लेकर के मैं खड़ा हुआ हूं और व्यवधान पैदा हुआ है। मैं ये शॉल पहना करके डॉक्टर साहब का स्वागत करूं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तराखंड राज्य की ओर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब का सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। एक बड़ी क्रांतिकारी बात हुई है सारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, कि अनेक लोग राज सत्ता में जाने के लिए लालायित रहते हैं, न जाने कितने तरह की अपनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन सारा देश देखता रह गया कि राज्यसभा के जिस पद के लिए बड़े सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया था राष्ट्रपति महोदय जी की ओर से, डॉक्टर साहब ने बड़ी विनम्रता से उसे वापस कर दिया। निश्चित ही धार्मिक जगत के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुनः हम सब डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। अब एक स्वागत गीत, आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे, जाग वीर बलिदानी, जाग वीर बलिदानी। मित्रों, जो थोड़ा भी चिंतन करते हैं, थोड़ा भी विचार करते हैं, थोड़ा भी जनहित के लिए सोचते हैं, उन्हें लगता है कि देश में क्या हो रहा है। ऐसे समय में देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने आह्वान किया है, जहां कहीं भी थोड़ी श्रद्धा है, जहां कहीं थोड़ा स्वाभिमान है, जहां कहीं थोड़ी परमार्थ प्रवृत्ति है, ऐसे व्यक्तियों का आह्वान किया गया है इस गीत के माध्यम से, जाग वीर बलिदानी, जाग वीर बलिदानी। जाग वीर बलिदानी, जाग वीर बलिदानी, जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे, जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और पड़ा सोया तू कैसे, जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी। जाल में फंसा देश यह सारा, धर्म और ईमान मिट रहा है अस्तित्व हमारा। विधर्मियों के छद्म जाल में फंसा देश यह सारा, धर्म और ईमान मिट रहा है अस्तित्व हमारा। भाई को भाई से अपने लड़वाते कटवाते, भाई हंत हम किंतु न उनकी चाल समझ ना पाते। भाई को भाई से अपने लड़वाते कटवाते, भाई हम किंतु न उनकी चाल समझ न पाते, चाल समझ न पाते। अपने ही सब रिश्ते नाते टूट रहे जिस्मानी, अपने ही सब रिश्ते नाते टूट रहे जिस्मानी। और पड़ा सोया तू कैसे, जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी।
का असुर चतुर्दिक झंडा गाड़ रहा है। बहन बेटियों की इज्जत से हो खिलवाड़ रहा है। अपराधों का असुर चतुर्दिक झंडा गाड़ रहा है। बहन बेटियों की इज्जत से हो खिलवाड़ रहा है। हाहाकार मचा धरती पर भारी मारा मारी। ऋषियों की संतानों तुम पर क्यों चढ़ रही खुमारी। हाहाकार मचा धरती पर भारी मारा मारी। ऋषियों की संतानों तुम पर क्यों चढ़ रही खुमारी। क्यों चढ़ रही खुमारी। जाग राष्ट्र के गौरव जागे सोई हुई जवानी। जाग राष्ट्र के गौरव जागे सोई हुई जवानी। और बड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी। सूरज रुके चंद्रमा रोए रीते सागर का जल। आज हवाओं में करनी है फिर से ऐसी हलचल। सूरज रुके चंद्रमा रोए रीते सागर का जल। आज हवाओं में करनी है फिर से ऐसी हलचल। इज्जत लगी दांव पर अपनी जागो उसे बचाओ। नई विचार क्रांति का आओ फिर से बिगुल बजाओ। इज्जत लगी दांव पर अपनी जागो उसे बचाओ। नई विचार क्रांति का आओ फिर से बिगुल बजाओ। फिर से बिगुल बजाओ। उदासीन अर्जुन फिर से पढ़ गीता वाली वाणी। उदासीन अर्जुन फिर से पढ़ गीता वाली वाणी। और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी। दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी। और पड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी। जाग वीर बलिदानी। जाग वीर बलिदानी। जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी। भारत माता की। भारत माता की। मित्रों, राष्ट्र परतंत्र था तो बलिदानियों ने एक इतिहास रचा। उनका नाम लेते हैं, स्मरणा खड़ी हो जाती है। एक नया इतिहास फिर रचा जा रहा है। सारे विश्व को भारत फिर से कुछ देने जा रहा है। शांति कुंज उसका केंद्र है, आधार है, छावनी है। यहाँ से एक कलम चल रही है जो सारे विश्व के मस्तिष्क को बदलने जा रही है। जो अखंड ज्योति पढ़ते हैं वो जानते हैं कि परम सिद्ध डॉक्टर साहब की उंगलियाँ चलती हैं। शक्ति उनके आराध्य उनके गुरुदेव से मिलती है। और वो विचार इतने पैने हैं जो झकझोरते हैं व्यक्ति को कुछ करने के लिए। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अध्यात्म और विज्ञान के प्रणेता बने हैं। आज की भटकी हुई युवाओं को दिशा देने के प्रतीक बने हैं। मित्रों, वो अपने विचार हम सबके सामने व्यक्त करने जा रहे हैं। उनसे प्रार्थना है कि वो आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। एक बार हमारे साथ साथ सद्बुद्धि की प्रेरणा देने वाला गायत्री मंत्र सूर्य का ध्यान करते हुए एक साथ करें। उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज मंच पर हम सबके साथ विराजमान इस प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीशचंद्र रावत जी, हमारे नगर के भी और हमारे उनके साथ आए हुए सभी राजनेतागण, प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, जितने भी यहाँ खड़े हैं, सुरक्षा के सभी कार्यकर्ता, हमारे देश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ताओं, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, पत्रकार मित्रों, मीडिया से जुड़े हुए सभी हमारे भाइयों, हमारे देश में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हमने दिया है, किसी विश्व को किसी रूप में दिया है, वो है हमारी संस्कृति। बाकी देशों में सभ्यता है, संस्कृति नहीं है। हमारे देश में संस्कृति है, और संस्कृति जो होती है वो है ऐसी कृति जो संस्कार युक्त हो, ऐसी कृति जो आदमी को संस्कारवान बना दे, ऐसी कृति जो आदमी को देव मानव महामानव बना दे। ऐसा एक संस्कृति की परिभाषा की जाती है। संस्कृति को विद्या के समान मान सकते हैं, संस्कृति को आप अध्यात्म मान सकते हैं, संस्कृति को आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अंदर से दुर्गुणों की जड़ों से उखाड़ कर और सद्गुणों की जड़ें स्थापित करना। आप लोगों ने एग्रीकल्चर वर्ड सुना होगा। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। हमारा ये प्रांत जो है पहाड़ों पे ऐसी दुरूह परिस्थितियों में लोग कृषि करते हैं, सीढ़ीदार खेत हैं, बड़े सुंदर सुंदर लगते हैं, उनमें खेती करते हैं और अनाज उगाते हैं, चौलाई उगाते हैं, मड़ुआ उगाते हैं और भी कई तरह की चीज़ें। मुझे कई चीज़ें मालूम नहीं थी, मुझे मुख्यमंत्री के सानिध्य में रह के पता चला चौलाई के बारे में, इन सब के बारे में। ये सारा अनाज जो उगता है एक एग्रीकल्चर के माध्यम से उगता है। एग्रीकल्चर मतलब भूमि में किए जाने वाली खुदाई और उसके माध्यम से बुआई के बाद जुताई के बाद उसको काटने के बाद उसको खाना। ये हम लोग अपने भारतीय संस्कृति में जब हम बात करते हैं तो हम ऋषि संस्कृति की बात करते हैं। हमारे ऋषि कृषि में भी निष्णात थे और संस्कृति के मामले में भी निष्णात थे। तो मित्रों, ये जो एग्रीकल्चर शब्द आया है, इसी तरह से हॉर्टिकल्चर है, उसी तरह से फ्रूटिकल्चर है, उसी तरह से सेरिकल्चर है, रेशम की संस्कृति, रेशम की खेती वर्ड से मतलब होता है सद्गुणों की खेती। संस्कृति वर्ड से मतलब है अच्छे गुणों की अपने अंतर जगत में खेती। हम सद्गुणों को अपने जीवन में बोएं, अपने जीवन में पैदा करें और सद्गुणों को अपने जीवन में बो करके अपने आप को अच्छा मनुष्य बनाएं, महामानव बनाएं। इस संस्कृति के आधार पर देव संस्कृति, देवता बनाने वाली संस्कृति को घर घर पहुंचाने के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का हमने प्रयोजन 1994 से आरंभ किया, भोपाल से 14,000 बच्चों से। आज उसकी संख्या 48 लाख है। पूरे देश में 48 लाख बच्चे इस परीक्षा के माध्यम से सीखते हैं, जानते हैं कि हम क्यों हैं इस धरती पर, हमें किसने भेजा, परमात्मा कौन है, हमें क्यों जानना चाहिए इस अध्यात्म के मर्म को। ये सब जानने का जो स्वरूप है, ये सब जानने का जो तरीका है, ये सारा संस्कृति के माध्यम से आता है। सभ्यता हमें सिखाती है एटिकेट्स, सभ्यता से हमें सिखाती है हमें किस तरह से सही ढंग से चलना चाहिए, बोलना चाहिए, हमारे खाने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो ठीक है, सभ्यता अपनी जगह है। पर संस्कृति और सभ्यता जब तक दोनों मिलेंगी नहीं, संस्कृति यानी अध्यात्म, सभ्यता यानी विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिलना जरूरी है। और विज्ञान और अध्यात्म जब मिलेंगे, संस्कृति और सभ्यता जब मिलेंगे, तब मिलकर के आदमी को समग्र मानव बना सकेंगे। हम लोगों ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा इस वर्ष जो आरंभ की 2015 में उत्तराखंड राज्य के 10 जिलों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में 15,000 से लेकर 18,000 विद्यालय। आप कल्पना कीजिए, ये विद्यालय वो हैं जो बहुत ऊपर पहाड़ में लगभग 12,000, 13,000, 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ जाने के लिए आदमी को पूरा दिन लग जाता है। तो संपर्क करने के लिए बच्चे चल के जाते हैं, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे चल के जाते हैं। मुझे 40 साल हो गए उत्तराखंड में। मुझे मुख्यमंत्री जी अगर उत्तराखंडी कहें तो आश्चर्य नहीं होगा। 40 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जब ये आपदा आई थी केदारनाथ की, तब स्कूल्स बनवाए थे जब यहाँ पर
करीब 200 स्कूल हमने विभिन्न स्थानों पर बनाए, बड़े बड़े, करीब करीब 200 बच्चे आ जाएं उनके अंदर। मैंने जाकर देखा कि वहाँ बच्चों ने इतना ज़्यादा अपने आँखों में आंसू भर करके बोला कि आपने स्कूल बना करके हमारे लिए जीवन की आशा खोल दी। जब मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट देखा, उत्तराखंड सेकेंडरी बोर्ड का जब रिज़ल्ट आया, और उसमें मैंने देखा किस तरह से बच्चों ने पास किया रिज़ल्ट, किस तरह से 99.6% छात्र छात्राओं ने रिज़ल्ट पास किया। ये उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत है, और ये उन विद्यालयों को मेंटेन करने वाले अधिकारियों की मेहनत है, और उन अधिकारियों को अपना काम करने देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की मेहनत है कि ये हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जो वहाँ पढ़ते हैं उनको वैल्यूज़ सिखाना, ये सब करना, इसके लिए आपने तंत्र बनाया। हमारे 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हमने लगभग मिला करके 1 लाख छात्र सम्मिलित हुए, जिसमें 20,000 शिक्षकों की भागीदारी हुई। 20,000 शिक्षक जुड़े इससे, ये हमारे उत्तराखंड का डेटा है। हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा वर्ष में पूरे भारतवर्ष के 18 राज्यों में 48 लाख छात्र छात्राएं, 1,25,000 विद्यालय, 5 लाख शिक्षक एवं अभिभावक सम्मिलित हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा डेटा है मित्रों। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा ने किस तरह से परिवर्तन ला करके दिखाया है। हमारे देश में एक तरफ जहाँ नकल संस्कृति लागू है, वहाँ कम से कम मैं ये तो कह सकता हूँ उत्तराखंड में मित्रों कि उत्तराखंड में शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जब से उत्तराखंड बना है, सबसे पहला विश्वविद्यालय हमारे माननीय श्री रावत जी भी उसमें थे। उस समय आप केंद्रीय मंत्री थे, परंतु 2002 में राज्यपाल महोदय के दस्तखत से हमारा पहला विश्वविद्यालय विधेयक हमारा बना। उसके बाद लगभग 14-15 विश्वविद्यालय बन गए। ये बात की बात है कि उनमें से कई ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं, पर हमने अपने मोटो को कायम रखा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। और इसी सूत्र पर विश्वास रखते हुए हम लोगों ने पूरी तरह से मॉरल एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को जीवन में उतारने की शिक्षा दी है। और इसके माध्यम से आज तक हम करीब 30 से लेकर 35,000 बच्चों को यहाँ से निकाल चुके हैं परीक्षा दिलवा करके, BA, BSc, MA, MSc, PhD। अभी भी विश्वविद्यालय कीर्तिमान स्थापित करता है, और विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र छात्राएं जगह जगह जा करके अपना कीर्तिमान, विदेश में भी, वियतनाम में, मैक्सिको में, इंग्लैंड में, चाइना में, जगह जगह जाके अपना उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूँगा कि हम एक गायत्री विद्यापीठ भी चलाते हैं यहाँ पे, जिसमें 0 से 12 मतलब क्रेच से 12वीं क्लास तक उन बच्चों को, जो बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, कार्यकर्ता उनके बच्चे, जिसमें मेरी खुद की ग्रैंड डॉटर्स भी हैं, पोतियाँ भी हैं, दोनों वो भी यहीं पढ़ती हैं। सारे कार्यकर्ताओं के बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, पूरे के पूरे। वो सारा यहाँ पर रहने वाला जो तंत्र है वो पूरा के पूरा यहीं शिक्षा पाता है। हमारे आदर्श शिक्षक जो हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में से निकल के आते हैं, वो पढ़ाते हैं। एक बच्ची इस साल उसने जिला टॉप किया है हरिद्वार में, वो हमारे बीच में बैठी है। और उसके पिताजी गौशाला में एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, नारायण यादव जी। मैं उस बच्ची को मेरे पिताजी के द्वारा मेरे पिताजी पूर्व जज रहे हैं, हाईकोर्ट जज रहे हैं, तो उन्होंने जो अपनी फंड्स थे वो इकट्ठे करके बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए दिए। 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस लड़की को ऑफर करने के लिए का अनुरोध करूँगा। उस बच्ची का नाम है दिव्या यादव। 12th बोर्ड में ये बच्ची एग्ज़ाम में 97.8% मार्क्स लेके आई। बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आईं, पर इस बच्ची ने अपना धीरज नहीं खोया और इसने CBSE एग्ज़ाम, CBSE में आप जानते हैं कि कौन कौन से बच्चे बैठते हैं, बड़े बड़े घर वाले भी बच्चे बैठते हैं, उनसे कम्पीट किया इसने। उनसे कम्पीट करके बता दिया है कि धूल में भी फूल खिल सकता है, कीचड़ में भी कमल खिल सकता है, अगर मेहनत की जाए, जज्बा हो तो सब कुछ हो सकता है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी आपदाएं, राजनीतिक आपदाएं भी हैं, प्राकृतिक विपदाएं भी हैं। प्राकृतिक आपदा जो सबसे बड़ी है
वो ये है कि इस प्रांत का कन्फिगरेशन स्ट्रक्चर और प्रांतों से अलग है, हिमाचल से भी अलग है। हिमाचल में बड़े बड़े सपाट मैदान जैसे इलाके बहुत हैं, पर उत्तराखंड में पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़। मैंने तो पूरा कुमायूं और गढ़वाल का कोना कोना छान मारा है। फूलों की घाटी को देखने के चक्कर में, चारों धाम को देखने के लिए, फिर पहाड़ियों में ग्लेशियर में ट्रैकिंग करते हुए मैंने न जाने क्या क्या देखा है पूरा पूरा। बहुत सुंदर प्रांत है, बहुत ही सुंदर प्रांत है। इतना सुंदर हिमालय का जितना सौंदर्यपूर्ण स्वरूप है, देवतात्मा हिमालय जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर है। परंतु इस देवतात्मा हिमालय में एक परेशानी आती है, जब बादल फटते हैं तो पूरा पूरा गांव बह जाता है। एक गांव नहीं, 8-8, 9-9 गांव बह जाते हैं। और तब राज्य के प्रधान को बड़ा कष्ट होता है जब वो स्वयं जाते हैं, वहाँ जाते हैं हेलीकॉप्टर से और जा कर के उनसे मिल के आते हैं। आज भी आप 2 क्षेत्रों में करीब 10 गाँवों का दौरा करके आए हैं सुबह चलने के बाद। इससे पता चलेगा आपको कि राज्य के मुखिया को कितना दर्द है अपने राज्य के होने वाले इस तकलीफ के प्रति। जो आज हम लोगों ने काम किया है, तो एक ट्रक रवाना किया है हमने पूरा के पूरा। उस ट्रक में हमने लगभग करीब 1,500 लोगों के लायक भोजन की सामग्री, 1 महीने तक सस्टेन कर सकें इतना ईंधन, सभी कुछ तेल वगैरह खाने की सामग्री हमने वहाँ घनसाली में भिजवाई है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, जब भी आपदा आए निःशुल्क भाव से गायत्री परिवार इस काम को करता रहेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। सबसे पहला बादल फटा था फाटा में, रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी में, तब से हम लोग लगे हुए हैं। तब से निरंतर गायत्री परिवार, आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट ले लें, सबसे ले लें, आपदा प्रबंधन का हमने जो नियमित रूप से एक क्रम बनाए रखा है उसको हम बनाए रखेंगे। उत्तराखंड के लिए गायत्री परिवार पूरी तरह समर्पित है और उत्तराखंड के माध्यम से पूरे भारत का नगाधिराज हिमालय, जिसको कहा जाता है हिमालय नग के रूप में स्थापित है, यहाँ पर मुकुट के रूप में, मुकुटमणि के रूप में भारत माता के ऊपर, इसकी गरिमा को बनाए रखेंगे। और आप जैसा ऐसा सपनों का अपना आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, उसमें पूरा योगदान देंगे आपके साथ। आपने हमारे राज्यसभा पद न स्वीकारने की बात की तारीफ़ की। मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ कि आपने इस बात को रियलाइज़ किया कि वास्तव में राजनीति क्या है और अध्यात्म क्या है। राजनीति में जाने से बेहतर है कि अध्यात्म में रहकर मैं ज़्यादा सेवा कर सकूं। तो मैंने जो निर्णय लिया, ये निर्णय मेरे लिए कार्यकर्ताओं का निर्णय था, मेरा अंतर्मन का निर्णय था। और जब मैंने अंतर्मन का निर्णय लिया तो बहुत लोगों ने कहा कि बेवकूफ़ी भरा निर्णय है, अरे इतना पैसा मिलता कि आप जानते नहीं हैं, आपको इतनी तनख्वाह मिलती, इतना मिलता और आप 6 साल तक रहते और आप कई बार प्रधानमंत्री के नज़दीक होते, कई बार ऐसे भी होते। ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि मैं अपने जिस स्थान पर हूँ, मैं अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा ऊंचा समझता हूँ अपने। इसलिए राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार करके मैं अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोगों की श्रद्धा और लोगों के सद्भाव के आधार पर ही इतना बड़ा तंत्र खड़ा हुआ है, इस श्रद्धा सद्भाव को बनाए रखूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आज हमारे जो लोग पधारे हैं पूरे विभिन्न प्रांतों से, लगभग 10 प्रांतों के लोग यहाँ आए हुए हैं, वे केवल उत्तराखंड के नहीं हैं बल्कि सभी जगह के हैं। आप उनको संबोधित करें। सदर डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड राज्य के लिए सरकार जो अपने प्रयास करेगी, उनके उस प्रयास की हम सम्मान करते हैं। लेकिन गायत्री परिवार निरंतर प्रयास करता रहेगा इसे देवभूमि बनाने का, मनुष्य में देवत्व लाने का, धरती पर स्वर्ग लाने का। और सरकार यदि जब भी सहयोग मांगेगी, जिस प्रकार का भी निरंतर यहाँ से डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि निरंतर वो सहयोग मिलता रहेगा। विश्वास किया जाना चाहिए कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड देश का, राष्ट्र का अग्रणी प्रदेश बनेगा। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के इस अवसर पर हमारे 5 प्रांतों से बंधु आए हुए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का भावभीना स्वागत करेंगे। राजस्थान से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कई प्रांतों में राज्य सरकारों ने, राज्य सरकार के प्रमुखों ने अपने शासन की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए हैं कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में संस्कार आते हैं।
मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर चुका हूँ कि आप उत्तराखंड में भी आदेश जारी कर दीजिए कि सभी लोग इसको अनिवार्य रूप से करें, तो इससे एक बहुत बढ़िया माहौल बनेगा पूरे उत्तराखंड में। बड़े अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकल के आएंगे, बड़े अच्छे अच्छे अध्यापक निकल के आएंगे। राजस्थान से श्री रतनलाल उपाध्याय जी तत्काल शीघ्र आए। हरियाणा से श्री दर्शन कुमार शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश से श्री हीरालाल ठाकुर जी, उत्तराखंड से श्री सुमेरचंद रमोला जी, मध्य प्रदेश से श्री देवेश मिश्रा जी, अनेक प्रांतों से हमारे भाई आए हुए हैं जो यहाँ के इस विशेष शिविर में सम्मिलित हुए हैं और यहाँ से शिक्षण लेकर के जाएंगे और अपने अपने प्रदेशों में जाकर के विद्यालयों में इस संस्कृति ज्ञान परीक्षा में हजारों लाखों बच्चों को बिठाएंगे। ऐसा विशेष प्रशिक्षण यहाँ से लेके जाने वाले हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको अपने प्रेरणा देकर के आगे बढ़ने के लिए अपने उद्गार देने की कृपा करें। परम आदरणीय, परम सम्मानित भारतीय संस्कृत के एक उद्भट योद्धा डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, देश के विभिन्न हिस्सों से भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक रूपता देने के काम में लगे हुए जितने शिक्षक हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे लोग हैं, लगभग 10 राज्यों से मुझे बताया गया कि लोग यहाँ पर आए हैं। सभी सम्मानित हमारी बहनें, बुजुर्गों व भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबके साथ भारतीय संस्कृत की इस चेतना को गायत्री परिवार के रूप में जिन्होंने स्थापित किया, उन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ और माता श्री के चरणों में और आप सबके साथ प्रणाम करता हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं एक दैवीय आपदा पीड़ित क्षेत्र में गया था, थोड़ा समय भी ज़्यादा लग गया, लेकिन हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आने से लगभग 1.25 घंटा उसी में बैठे रहना पड़ा। जो है वो स्नैग आ गया, इसलिए उड़ नहीं पाया। तो फिर उन्हें लग पड़ा करके उसको ठीक किया, तब यहाँ पहुँच पाए। तो आप सबको जो इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए मैं सबसे हृदय की गहराई से बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और मैं समय पर यहाँ पहुँचूँ इसलिए मैंने सुबह समय से पहले प्रारंभ किया और मैं घनसाली पहुँचा, लेकिन फिर भी समय पर नहीं पहुँच पाया, तो उसके लिए आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। गायत्री परिवार अपने आप में आज जिस तरीके से गंगा की पहचान है, उस तरीके से आज आपकी भी पहचान है। हम में से प्रत्येक को संस्कार के रूप में गायत्री मंत्र का पाठ कराया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन उसकी जो वैज्ञानिकता है उसके साथ छिपी हुई, जो जीवन की मीमांसा उसके साथ छिपी हुई है, हमको उसका बोध नहीं था। तो जिस तरीके से शरीर है, शरीर तभी शरीर है जब उसमें आत्मा है। तो मंत्र बहुत दिनों से प्रचलित था, लेकिन उस मंत्र का महात्म्य क्या है, उसका सार क्या है, उसके अंदर गूढ़ता क्या है, यथार्थ क्या है, वो जीवन की किस
क्या उद्बोध कराने का काम करता है, वो सब आप सब ने, गायत्री परिवार के लोगों ने, डॉक्टर साहब, आपके सहयोगियों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और जिन लोगों तक ये पहुंचा उनमें से एक मैं भी हूँ। नहीं तो हम ये समझते थे कि पंडित जी ने जनेऊ पहनाते वक्त एक मंत्र बता दिया और घर के लोगों ने उसको याद करा दिया, तो अपने तरीके से उसको हम उद्बोधित करते थे, उसका पाठ कर लेते थे और समझते थे कि बहुत हो गया। मगर आज हम जानते हैं कि उसका महात्म्य क्या है, वो किस चीज़ को दिग्दर्शित करने का काम कर रहा है। तो ये अंतर है विद्वजनों की सोच में और सामान्य सोच में। आज ज्ञान का क्षेत्र बहुत आगे बढ़ गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विस्फोट के साथ तो अब ये लगता है कि क्षितिज है ही नहीं, कोई भी उसको छू सकता है और उससे पार भी पहुंच सकता है। लेकिन यदि केवल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और उसके अंदर जीवन का वो, जिसको हम संस्कृति बोध कहते हैं, जिसको हम संस्कार बोध कहते हैं, यदि वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर रोबोटिक हो जाएंगे हम। एक रोबोट होता है मनुष्य में, आजकल तो आप विदेशों में, जापान ने तो ऐसे ऐसे रोबोट डेवलप कर लिए हैं जो मनुष्य से बेहतर तरीके से कमांडेड होते हैं, बेहतर तरीके से काम करते हैं। परफेक्शन भी है, हमारे काम में त्रुटि निकल आती है और रोबोट जो काम करता है उसमें परफेक्शन रहता है, पूर्णता रहती है, संपूर्णता रहती है, त्रुटिहीनता रहती है। लेकिन है तो वो रोबोट ही। आप इसका अंदाज इस बात से भी लगा सकते हैं, कंप्यूटर एक क्रांति है अपने आप में और उसने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया, उसने हमारे जीवन को बहुआयामी बना दिया, उसने हमारे जीवन के अंदर एक बड़ा भारी परिवर्तन पैदा कर दिया। मगर है तो कंप्यूटर, यदि उसके साथ मनुष्य नहीं है, मनुष्य का मस्तिष्क नहीं है, उसके साथ दिल और दिमाग हमारा नहीं है, तो फिर वो केवल एक ऑब्जेक्ट मात्र है, ऑब्जेक्ट मात्र है। तो रोबोट भी एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर भी एक ऑब्जेक्ट है, मनुष्य भी यदि उसके अंदर जिस तत्व ज्ञान की बात अभी डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कही, यदि वो सम्मिलित नहीं है तो फिर हम एक रोबोटिक ह्यूमन बीइंग हो जाएंगे। और यदि हमको रोबोटिक ह्यूमन बीइंग से बाहर निकल करके वास्तविक अर्थों में ह्यूमन बनना है, मानव बनना है, तो संस्कार बहुत आवश्यक हैं और संस्कृति संस्कारों को आगे बढ़ाने का माध्यम है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर साहब ने मुझको आज्ञा दी कि भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा उत्तराखंड में शुरू की जाए, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं ज़्यादा संसारिक आदमी हूँ, मैं छोटी छोटी बातें जानता हूँ, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति नहीं हूँ। बल्कि यहाँ जब बुलाया गया तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने अपने सहयोगी ब्रह्मचारी जी से, सतपाल जी से भी पूछा और पुरुषोत्तम शर्मा जी से, राव फाग जी से पूछा। मैंने कहा भाई मुझको वहाँ कहना क्या होगा जिन लोगों के साथ जिनको मैं संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत साधारण से व्यक्ति हैं। हम अपनी दैनिक चीज़ों को ही बड़ा महत्व देने का काम करते हैं। आपने यहाँ पे भी देखा होगा, अभी मैं आया नहीं तो मैं उस पर लग गया, हेलो हेलो में लग गया। तो जहाँ इतनी अच्छी बातें हो रही हैं वहाँ जो है हम अपने हेलो हेलो से छुटकारा नहीं पा रहे। तो आप हमारे विषय में अंदाज लगा सकते हैं। मगर जो डॉक्टर साहब ने जो दिशा हमको दिखाने की कोशिश की
मैं उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैंने उनसे आग्रह किया है कि मैं दूसरे राज्य जो इस दिशा में चल रहे हैं उसके अनुभव का लाभ उठाऊंगा। मैं उन किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या फॉर्मेट तय किया है, उसकी जानकारी लूँगा और हम इसको उत्तराखंड में भी प्रारंभ करेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा, आपने कहा कि मुझको आप उत्तराखंडी समझिए क्योंकि मैं 40 साल से हूँ। जब आपने, अब तो हरिद्वार और शांति कुंज दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, और हरिद्वार के बिना, हरिद्वार उत्तराखंड की आत्मा है, तो जब आप आत्मा पर राज कर रहे हैं तो आप तो जो है, यदि मेरे लिए कोई कह सकता है कि मैं 30% उत्तराखंडी हूँ, 60% हूँ, 70% हूँ, क्योंकि यदि अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करूँगा, जो काम मुझको सौंपा गया है यहाँ के बेटे के रूप में, यहाँ के नागरिक के रूप में, यदि मैं उसका ठीक तरीके से प्रतिपालन कर रहा हूँ, तब तो मेरी ग्रेडिंग बढ़ जाएगी। जैसे फर्स्ट डिवीज़न में कोई सेकंड डिवीज़न होता है, कोई जस्ट पास होता है। मगर जिस व्यक्ति, जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने समर्पण से, अपनी सोच से, अपनी विधा से अपने को किसी स्थान विशेष का पर्यायवाची बना दिया हो, आज कोई हरिद्वार आता हो, हर की पौड़ी में भी प्रणाम करेगा, मनसा देवी में भी प्रणाम करेगा, मगर कहीं न कहीं पर जो है वो आकर के शांति कुंज को भी प्रणाम करता है। जो है कहीं न कहीं लोगों को एक वैचारिक आश्रय मिलता है, यहाँ एक शांति मिलती है, एक भावनात्मक वैचारिक तुष्टि मिलती है, संतुष्टि, तुष्टि नहीं संतुष्टि मिलती है, क्योंकि तुष्टि में और संतुष्टि में बड़ा भारी अंतर है। तो एक संतुष्टि मिलती है यहाँ आकर के। तो आप तो यहाँ की आत्मा हैं, अब हरिद्वार की भी, उत्तराखंड की भी। जो काम शांति कुंज ने, गायत्री परिवार ने आपने एक क्षेत्र छांटा है, उस क्षेत्र में आप बहुत कुछ कर रहे हैं। लोग बहुत बड़े पैमाने पर एक अभियान के रूप में इस काम में जुटे हैं। लोगों में संस्कारगतता आ रही है, लोगों को अपनी संस्कृति के साथ अपने को लोग जोड़ रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें एक सारता आ रही है। ये तो एक बड़ा काम है जिसको आप कर रहे हैं। इस बड़े काम के साथ जो मानवीय पक्ष है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। जब कहीं आपदा आई, कष्ट आया, मैं ये समझता था, हरिद्वार में जब कष्ट आया तो मैं ये समझता था कि आई विल बी द फर्स्ट टू रीच देयर। मैं कोशिश करता था कि मैं पहला व्यक्ति बनूं, वहाँ पहुँचूं। जब मैं वहाँ पहुँचता था तो एकाध जो है पीताम्बर डाले हुए जो है 2-4 लोग मुझको वहाँ भी मिल जाते थे, एकाध झोला डाले हुए, दवा लिए हुए, अपनी बात कहते हुए, लोगों को सांत्वना देते हुए, सहायता देते हुए लोग मुझको मिल जाते थे। तो मैंने 1-2 बार लोगों से कहा, मैंने कहा महाराज कुछ हमारे लिए भी छोड़ो, सब आप ही कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे, वैसे मैंने इस बात को यूँ ही परिहास के रूप में कहा, आप मुझे क्षमा करें, मगर एक बड़ा गुण है। मनुष्य के अंदर ज्ञान भी हो, संस्कृति भी हो, सब कुछ हो, यदि उसके दिल में प्रेम भाव नहीं है, प्रेम से बढ़ करके, और प्रेम क्या है, प्रेम जिस रूप में परिभाषित होता है अलग अलग तरीके से, मैं उन सब बातों में मैं केवल इतना भर जानता हूँ कि यदि आपका दिल दूसरे की तकलीफ में धड़क रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ आप जुड़ाव कर रहे हैं, उसकी तकलीफ को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं हो सकता है। इसको आप ईश्वरीय प्रेम कर लीजिए, मानवीय प्रेम कह लीजिए, किसी रूप में परिभाषित कर लीजिए। तो आप अपने बड़े मिशन के साथ इस काम को भी आगे, इसमें भी आप अग्रणी रूप से आगे खड़े हैं। मैं तो बल्कि
कहना चाहूँगा दूसरी संस्थाओं को, बहुत सारी हमारी राज्य के अंदर संस्थाएं हैं, हमको उन सब पर गर्व है, हम उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मगर हमको सबको, जिसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है, हम भी एक संस्था के रूप में हैं, हमको आपसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। मैं आप कहते वक्त डॉक्टर साहब की तरफ नहीं देख रहा हूँ, आप इनसे प्रेरणा लेते होंगे या आप गुरुजी से प्रेरणा लेते होंगे, मगर मैं आपसे प्रेरणा लेता हूँ जो मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि जहाँ इंसानियत कष्ट में है, जहाँ तकलीफ़ है, जहाँ आपदा है, वहाँ गायत्री परिवार है वो पहुँचता है। ये बहुत बड़ी बात है जो है, और इसको आज इस मंच से, क्योंकि ये एक प्रकार का दीक्षांत मंच जैसा है, तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने इस गुण को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, निरंतर आगे बढ़ाते रहें। ईश्वर के पास पहुँचने का पोथी पंथड़ आदि कितनी चीज़ें हैं, उपदेश गुरु ज्ञान आदि आदि सब चीज़ें, उनका अपना महत्व है, मंत्रों का अपना महत्व है, लेकिन जो ये सबसे बड़ा मंत्र है प्रेम मंत्र ईश्वरी, ये ईश्वर के पास पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि जितनी शांति जिस दिन मैं किसी गरीब के लिए थोड़ा कर पाता हूँ, तो उस दिन मैं रात को मुझे अच्छी नींद आती है, बड़ी शांति रहती है। मुझे लगता है कि जो मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरा ये पहुँचना सार्थक हो गया। और जिस दिन मुझे ये आभास रहता है कि यार मैं आज 2-4 ज़रूरतमंदों को मैंने निराश कर दिया, उनसे नहीं मिल पाया, उनसे बात नहीं कर पाया, या उनके समस्या का मैं ठीक तरीके से समाधान नहीं निकाल पाया, तो उस दिन मुझको 2-3 बार 3-4 बार करवट बदलनी पड़ती है और निद्रा देवी का आह्वान करना पड़ता है कि आ जाए, नींद आ जाए करके। तो ये इतना बड़ा अंतर है कि आप किसी की सेवा करते हैं तो आपके मन में शांति विराजमान होती है, और आप सुख से चैन के साथ सो सकते हैं। और यदि आप लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप कितना ही बढ़िया भोजन कर रहे हो, कितना बढ़िया आपका शयन कक्ष हो, कितना ही आपके पास सुख सुविधाएँ हों, तो आप आराम से सो नहीं सकते हैं। तो आप वो काम करते हैं जो आपको शांति देता है, और इसीलिए शायद इस कुंज का नाम आपने शांति कुंज रखा है। शब्द का असर भी व्यक्ति के कर्मों में परिभाषित होता है, और आप वास्तविक रूप में उन कर्मों को परिभाषित करने का काम कर रहे हैं अपने गुरुजनों के प्रति। इससे बड़ी आपकी कोई और दूसरी श्रद्धा नहीं हो सकती है, कोई और दूसरा पुष्प नहीं हो सकता है। यदि आप गुरु के ज्ञान के आत्मीय तत्व को आत्मसात करके उसको ठीक तरीके से पहुंचा रहे हैं जिन तक वो पहुंचाना चाहते हैं, जिन तक वो पहुंचना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और कोई गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब ने एक ऐसा रास्ता दिखा दिया, इन्होंने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी। हम पहले लोगों से सुनते थे, बड़े लोग कहते थे कि बजाय किसी के कटर वटर में लगने के, आलोचना प्रतिलोचना में लगने के, कोशिश करो कि उस दूसरे से बेहतर कर दो, या बड़ी लाइन खींच दो, कहते थे। मैं उस समय नहीं समझ पाता था कि क्या, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में हम समझने लगे कि बड़ी रेखा से क्या मतलब है। मतलब यह है दूसरे से कुछ ज़्यादा बेहतर कर दो, तो अपने आप जो है तुम्हारे मन में भी संतुष्टि हो जाएगी और दूसरा भी शांत हो जाएगा। वो समझेगा कि बजाय इसकी आलोचना करने के, जितनी बार मैं इसकी आलोचना करता हूँ उतनी बार ये कुछ और अच्छा कर देता है, तो एक दिन वो भी थक करके बैठ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो हम सबको थका करके बैठा दिया। अब तो अध्यात्म में भी तो बहुत सारे लोग होंगे डॉक्टर साहब, जो लोग जो है इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे जो दिन आपके पास आ गया था। मेरी समझ से कई लोग तो ऐसे होंगे जो सुबह शाम जो है भगवान से कह रहे होंगे कि आ जाए वो कागजवा मेरे पास भी जो है। और कई लोग आज ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे अरे प्रणव पांड्या ने जो है सब गड़बड़ कर दिया, आगे का रास्ता भी बंद कर दिया। मगर आपने एक चुनौती सबके लिए रखी, मगर आपने एक रास्ता भी दिखाया।
आपने रास्ता दिखाया कि जिसका जो मिशन है, आप यदि उस मिशन को लगनपूर्वक पूरा कर रहे हैं, उसको निष्ठा के साथ पूरा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो जीवन की इससे बड़ी और क्या सार्थकता हो सकती है। उसमें दूसरी जो चीज़ें हैं, वो भौतिक उपाधियां जो हैं वो सारहीन हो जाती हैं। यदि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक एवरेस्ट में चढ़ने वाले व्यक्ति को आप ये कह दीजिए कि तुझको हवाई जहाज़ से ले जाएंगे, तो इसको स्पेस क्राफ्ट में बिठाएंगे, तो वो कहेगा नहीं, मेरा लक्ष्य तो एवरेस्ट में चढ़ना है, उस कठिनाई को पार करते हुए चढ़ना है। तो जिस काम में आप लगे हैं, ये भी किसी एवरेस्ट साधन से कम नहीं है। एक समाज को, जो समाज वैज्ञानिकता में, आधुनिकता में, आपस की आपाधापी में, झगड़े मार में दिशा भ्रमित हो रहा हो, जगह जगह नाना प्रकार के विग्रह खड़े हो रहे हों, लोग जाति के नाम से झगड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं, राजनीति के नाम पर झगड़ रहे हैं, ज़मीन के नाम पर झगड़ रहे हैं, रूप रंग के नाम पर, गोरे काले के नाम पर झगड़ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। और उसके बीच में आप दूसरों को ये रास्ता दिखा रहे हैं, नहीं, तेरे अंदर कुछ ऐसा है, तू एक विशिष्ट व्यक्ति बन सकता है, और यदि तेरे अंदर वो परिवर्तन आ गया तो तेरा परिवर्तन समाज को परिवर्तन करने का काम करेगा, दुनिया को परिवर्तित करने का काम करेगा। तो ये मिशन कोई साधारण काम नहीं है, इसको कोई साधारण लक्ष्य नहीं है। तो आपने एक असाधारण लक्ष्य अपने सामने रखा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना बेहतर काम कर रहे हैं। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि आपका विश्वविद्यालय प्राइवेट क्षेत्र में एक लीडिंग विश्वविद्यालय के तौर पर है, मगर आपने जो उसका बेसिक मैंडेट रखा, आप उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप भी उसको यदि चाहते तो कॉमर्शियल रूप दे करके और ज़्यादा उसमें चकाचौंध पैदा कर सकती थी, मगर चकाचौंध पैदा हो सकती थी जो जिस लक्ष्य के लिए उस विश्वविद्यालय को देव विश्वविद्यालय के नाम से आपने स्थापित किया, तो शायद वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। तो आपका हर काम इस परिवार का जो है लक्ष्यगत परिवार काम है, इसलिए मैं और ज़्यादा, मैं हमेशा, हमारी कभी कभी हम लोग ऐसे लोग हैं, आपको मालूम है मैं तो मांगने वाला व्यक्ति हूँ, हमारा बिना मांगे काम नहीं चलता, और जिसने दे दिया तो हम मन में उसका नाम खूब जपते हैं, धन्य 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 कहते हैं, और जिसने नहीं दिया तो कभी कभी हम मन में कुड़ते भी हैं, मुँह से भले ही ना कहते हों। लेकिन जो कुछ आप समाज को दे रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, मगर जो कुछ आप समाज को दे रहे हैं, मैं पूरे समाज की तरफ से उसके लिए आपको और पूरे गायत्री परिवार को, गायत्री समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी गुरुदेव से भी प्रार्थना है, उनके पुण्य कर्म हैं, मेरी भगवान से भी प्रार्थना है, माँ गंगा से प्रार्थना है कि आप अपने मिशन में सफल हों, और उस मिशन की सफलता में कहीं पर थोड़ा सा पत्रम पुष्पम का अंश मात्र हमसे भी योगदान हो सके तो मुझे हमेशा खुशी होगी। आप हमको आज्ञा करिएगा और मुझे उस काम को करते हुए बेहद प्रसन्नता होगी। तो जो लोग आए हैं, मैं उन सब का अपने राज्य की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहनों भाइयों सबका। और यहाँ से, हरिद्वार से, उत्तराखंड से हर कोई कुछ न कुछ ले करके गया है, और आप तो यहाँ से अद्भुत चीज़ लेकर के जाते हैं गुरु ज्ञान के रूप में। आपका ये गुरु ज्ञान पल्वित हो, पुष्पित हो और फलीभूत हो, और दूसरों तक जिन तक आप पहुँचाएँ वो भी सद्मार्ग पर, गुरु मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय गायत्री परिवार। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने जो उद्गार व्यक्त किए वह हृदय से निकले हुए उद्गार हैं। कहीं भी उनको किसी को भी प्रभावित करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जानते हैं कि हरीश रावत को हमारे परिजन सब अच्छी तरह पहचानते हैं, और इसलिए प्रभावित करने के लिए नहीं कहा, जो कुछ कहा हृदय से कहा। हमारे पुरुषोत्तम जी, हमारे सतपाल जी, इन दोनों ने हमारी हमेशा, जो भी आपके दूत के रूप में यहाँ बैठे हैं, ये इन लोगों ने हमेशा हमारी मदद की है, इनका हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है।
वो ये कि ये जो इतना बड़ा समुदाय है 12 करोड़ लोगों का, गायत्री परिवार का, पूरे देश में फैला हुआ है, ये एक ही लक्ष्य के साथ है, पूरा स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। अभी हमने कल व्यसन मुक्ति की रैली मनाई और पूरे देश में करीब करीब 1 लाख स्थानों पर ये रैली निकली। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसी तरह से 21 जून को 19, 20, 21 3 दिन का हम कार्यक्रम मनाएंगे, जिसमें कि योग दिवस मनाएंगे। हम लोगों ने योग को घर घर पहुंचाने की कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे कि हम हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम ऊंचा करें और उत्तराखंड के माध्यम से ये श्रेय जाए सबके सामने कि ये वास्तव में एक ऐसा हिमालय में बैठा हुआ एक ऐसा केंद्र है जहाँ से सब कुछ पूरा के पूरा देवी सत्ताएं संचालित करती हैं। हम प्रार्थना ये भी करते हैं नियमित रूप से कि देवी विभीषिकाएं न आए। आपको कितना कष्ट होता है, आपके कष्ट को हम पहचानते हैं। आपकी तकलीफ के बावजूद से, आपको गर्दन की तकलीफ हो गई थी, इसके बावजूद भी आप जगह जगह गए और जगह जगह जाकर के आपने लोगों को सांत्वना दी। हमारे लोग भी पहुँचे हैं सभी जगह। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक राज्य के मुखिया का जाना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत बड़ा सांत्वना देता है। ये प्रांत बड़ा सेंसिटिव प्रांत है, बड़ा संवेदनशील प्रांत है। पहाड़ियाँ उसमें भी अभी ऐसी जगह हो रहा है। आपने एक बड़ी बात बताई है अभी मुझे बैठे हुए कि जहाँ घनसाली में जहाँ ये हुआ है वहाँ हरियाली है। उस हरियाली वाले हिस्से में कहाँ से बादल फट गया। जब हम हरी वृक्षों की जब बात करते हैं तब तो ये कैसे हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने गंगा जलाभिषेक अभियान आयोजन किया है। इसमें 2551 किलोमीटर लंबी गंगा जो गौमुख से चलती है और गंगा सागर तक जाती है, इस पूरी गंगा को 5 हिस्सों में बांटा है और 5 हिस्सों के 5 चरण हम पूरे कर चुके हैं। अभी 5 चरण और बाकी हैं और हम लोग 2025 तक पूरी गंगा को उसके ट्रिब्यूटरी सहित शुद्ध कर देंगे, इसका पूरा दावा करते हैं हम लोग। इसके साथ साथ करीब 50 करोड़ वृक्ष लगाने का हमारा अभियान है, जिसमें कि हिमालय से लेके पूरे देश के कोने कोने में वृक्षाच्छादित कर दें ताकि ये घटनाएं ना घटें, बादल फटना और इन सब चीज़ों की घटनाएं न घटें। भगवान से प्रार्थना है, भगवान हम पे कृपा करें, रहमत करें। संसदीय डॉक्टर साहब माननीय मुख्यमंत्री जी को परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य भेंट करेंगे और एक मोमेंटो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का भेंट करेंगे। आज के इस भव्य समारोह का श्रेय विशेष करके भाई पुरुषोत्तम शर्मा जी को जाता है, जिन्होंने अथक प्रयास किया मुख्यमंत्री जी को लाने का। मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त थे लेकिन वो रात दिन लगे रहे उन्हें लाने के लिए। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे, उनके साथ अन्य अधिकारी पधारे, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अधिकारी गणों का आभार व्यक्त करता हूँ। सतपाल ब्रह्मचारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच से माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं।